द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हमारी आज की समरी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक आत्म सुधार सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब पर है, जिसको स्टेफन आर कवे ने लिखा है। परिचय। ये इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को पूरी तरह अपनी धारणाओं से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए हमको अपनी धारणा बदलनी होगी। हम सब सफल होना चाहते हैं, और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी जर्नी में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 आदतें। पहला, सक्रिय होना। दूसरा, दिमाग में अंत के साथ शुरुआत। तीसरा, पहली चीजें पहले ही रखना। चौथा, जीतने के बारे में सोचना। पांचवा, पहले दूसरों को समझना, फिर खुद को समझाना। तालमेल बढ़ाना। सातवां, नजर तेज रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती है? इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो कि बहुत सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और दूसरों के साथ एक हेल्थी संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम जिस तरह से समस्याओं को देखते हैं, वो अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। हमें खुद को पैराडिग्म शिफ्ट से बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद का केवल एटीट्यूड या व्यवहार नहीं, बल्कि खुद को फंडामेंटली बदलना होगा। ये है बेहद असरदार लोगों की 7 आदतें। आदत 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लोग होते हैं, जो सेल्फ मैस्टरी पर फोकस करते हैं और डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 7 रखने वाले लोग ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। फर्स्ट, प्रोएक्टिव रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से यह अलग है कि हमारे पास खुद के कैरेक्टर को एक्समाइन करने की क्षमता होती है। यह तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और खुद कैसे अपनी इफेक्टिवनेस को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें यही बताती है। प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव लोगों का पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीज़ें उनके हिसाब से हो रही है। वो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। रिएक्टिव लोग खुद को पीड़ित, विक्टिमाइज और कंट्रोल से बाहर महसूस करते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसे को स्टेफन का मानना है कि एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा जवाब रिस्पॉन्स देना होगा, इसको अच्छे से चुन पाना। सक्रिय होने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर जो बाहरी कारकों फैक्टर्स को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं,
उस पर फोकस करना जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, न कि उस प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। रिएक्टिव भाषा को सक्रिय भाषा के साथ बदल दें। फर्स्ट, प्रतिक्रियाशील टू ये मुझे पागल कर रहा है। थर्ड, सक्रिय, मैं अपनी भावनाओं को फीलिंग्स को नियंत्रित करता हूँ। थर्ड, अपने काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना। सेकेंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दिमाग में एक साफ डिस्टिनेशन के साथ शुरू करना। स्टेफन कहते हैं कि हमको अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए अपने विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज़्यादा आय और ज़्यादा पहचान के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन नहीं करते। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर चीज़ों पर हम वास्तविक में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितना मैटर करती है। दूसरी आदत हमें ये सजेशन देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए। एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज़ें सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की दक्षता को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें, हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रोसेस में हो सकता है खुद के पीछे वैल्यूज को बदलने या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रीस्क्रिप्टिंग को स्टेफन व्याख्या करते हैं कि ये ऐसी अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है और इन स्क्रिप्ट्स को एक प्रोएक्टिव इंसान बदलता है जो नई वैल्यूज का निर्माण करता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है वही हमारी सेफ्टी, गाइडेंस और ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें फंडामेंटली प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज के लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीज़ें करें। फर्स्ट, अपने खुद के अंतिम संस्कार फनरियल को डिटेल में देखना। वहाँ कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 30 साल है जीने के लिए तो आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलेगी। उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जीना शुरू करें। सेकंड, अपने जीवन में अपने अलग रोल्स को तोड़ना, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो। और 3 से 5 की लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं। थर्ड, जिस चीज़ से आप डरते हैं उसे परिभाषित करना।
जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रिटिकल फीडबैक मिलने का डर, अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि वर्स्ट केस स्केनेरियो लिखें, फिर उसे विजुअलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुअलाइजेशन को लिखें। थर्ड, पहली चीजें पहले रखो। खुद को प्रभावशाली तरीके से मैनेज करने के लिए हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है ताकि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, आप अपनी चीजों को प्राथमिकता करें कि वह कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है और कौन सी बहुत अत्यावश्यक अर्जेंट है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यूज को डिटरमाइन करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं। उन्हें हासिल करने के लिए आदत 3 में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें दिन प्रतिदिन, पल पल प्राथमिकता देना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की विल पावर होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। सारी एक्टिविटीज को 2 कारकों में बांटा जा सकता है, अर्जेंट और महत्वपूर्ण। हम अत्यावश्यक मैटर्स पर रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका मतलब है हम रिक्वायरमेंट को अपेक्षा निग्लेक्ट करते हैं, तो जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। अगर हम रिक्वायरमेंट पर फोकस करते हैं और अपना समय समस्याओं पर लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा न ले। ये तनाव, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम थर्ड रिक्वायरमेंट पर फोकस करते हैं और ज़्यादा समय उन मैटर्स पर बर्बाद करते हैं जो हमको अत्यावश्यक लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अत्यावश्यक अर्जेंसी दूसरों की प्राथमिकता और उम्मीदों एक्सपेक्टेशन पर आधारित होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस नियंत्रण से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग खिले और टूटे हुए रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। अगर हम 4 रिक्वायरमेंट पर फोकस करते हैं तो हम जीवन में जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर नौकरी से निकाले जाने का कारण और दूसरों पर निर्भर रहने का कारण बनता है। रिक्वायरमेंट सेकंड डील करता है संबंध निर्माण, बिल्ड, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, गतिविधियाँ और खुद को तैयार करना। यह सब चीज़ें हम जानते हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें पास आ जाती है जिससे हम इनको अत्यावश्यक नहीं समझते। रिक्वायरमेंट सेकंड पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी गतिविधियों को नहीं बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो ज़रूरी लगता है उसे करने के लिए प्रभावी होना ज़रूरी है। साथ ही जब हम रिक्वायरमेंट सेकंड पर फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं और अपने जड़ों रूट्स पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। यह हमको माता पिता सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है। आपके 20% समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आपको 80% मिलता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स
ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनका उपयोग करके आप चीज़ों को कैसे प्राथमिकता देना है ये अभ्यास कर सकते हैं। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट सेकंड की पहचान करना जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। जो आपको लागू करना है उसे लिखें और लागू करें। सेकंड, अपनी खुद के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें जिससे आप चीज़ों को प्राथमिकता दे सकते हैं। थर्ड, समय का अनुमान लगाना कि किस रिक्वायरमेंट को आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप रिक्वायरमेंट सेकंड को कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4, फायदे का सौदा, विन विन सोचो। ये एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबंध कमिटेड होना होगा जो दोनों तरफ से सर्टिफाइड और बेनिफिशियल होगा। स्टेफन यहाँ वुमेन इंटरेक्शन के से पैराडिगम उदाहरण देते हैं। फर्स्ट, फायदे के सौदे में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स और समाधान सॉल्यूशंस दोनों पार्टिसिप के लिए फायदेमंद होते हैं। सेकंड, जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, शक्ति, साख और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, जीतना हारना, मैं हारा तो तुम जीते। इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको पॉपुलर होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। चौथा, हारना। हारना, इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब दो जीत हार लोग मिलते हैं तब दो दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंडेड, स्टबर्न और ईगो से भरे दो लोग मिलते हैं और ऐसे में परिणाम होगा लॉस लॉस। पांचवा, जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। छठा, जीतना ही है वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर लाभकारी, म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है वो है खुद की बहुतायत मानसिकता, एब्यूडेंस मेंटेलिटी की सोच को बनाए रखना और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुतायत में चीज़ें हैं। बहुत से लोग कमी वाली मानसिकता के साथ काम करते हैं। मतलब अगर कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बिखराव की मानसिकता होती है वो बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं और दूसरों की सफलता से कभी खुश नहीं हो पाते। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। जब इंटरपर्सनल लीडरशिप की बात आती है, जितना ज़्यादा असली हमारा चरित्र होता है उतनी ही हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है। जितनी ज़्यादा हम जीत के लिए प्रतिबद्ध होंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रभाव शक्ति होगी। फायदे के सौदे को प्राप्त करने के लिए समस्याओं, तरीकों और लोगों पर फोकस ना करके परिणाम पर फोकस करना चाहिए। खुद को जीत की स्थिति में पाने के लिए ये चुनौतियाँ दें। किन्हीं 3 महत्वपूर्ण रिश्ते की पहचान करना। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें बताती है इन तीनों रिश्तों के बीच के संतुलन को समझो कि आप क्या महसूस करते हैं। आप देने से ज़्यादा क्या ले रहे हो। 10 चीज़ें ऐसे लिखो जो आप एक दूसरे से लेने की बजाय दे रहे हो। 5, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने
किसी को सलाह, सुझाव और समाधान देने से पहले दूसरे इंसान के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करें ताकि हम उनका परिचय, पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुने और समझें। मान लीजिए आप एक आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपको साफ देखने में दिक्कत आ रही है। उसमें वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है कि ये कोशिश करो, मेरे लिए ये सालों से काम कर रहे हैं। आप वो चश्मा लगाते हैं लेकिन वो आपकी समस्या को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे? दुर्भाग्य से यही चीज हम दूसरे के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या समझने से पहले हम समाधान देने लगते हैं। आदत 5 कहती है कि समझे जाने से पहले समझना होगा और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को प्रभावी ढंग से सुनने के लिए मौलिक रूप से बदलना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो लोग हर समय या तो वो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टेफेन बताते हैं कि संचार विशेषज्ञ, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, ये अनुमान करते हैं कि 100% कम्युनिकेशन हमारे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, 30% हमारी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है, 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करती है। आदत संख्या 5 का दूसरा हिस्सा, जिसमें यह समझना कि ये उतना ही मुश्किल है जितना जीत की स्थिति को पाना। यहाँ कुछ उदाहरण हैं दूसरों को पहले समझने के लिए। अगली बार जब आप लोगों को बात करते हुए देखते हैं तो अपने कान बंद करके देखें कौन सी इमोशंस की बातें हो रही है जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती। कौन सा इंसान बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो आपने नोटिस किया, उसे लिखें। 6 तालमेल बैठाएं। दूसरे के वैल्यूज़ को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है जो हमारी नई पॉसिबिलिटीज़, ओपिनियंस और क्रिएटिविटी देती है। तालमेल नए विकल्प और नई संभावनाओं का क्रिएशन करती है। ये हमें अनुमति देते हैं कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। इस आदत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आदत 4 और 5 को इस्तेमाल करना होगा। आपको जीत की स्थिति के बारे में सोचना होगा और दूसरों को समझाना होगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ में रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी ज़रूरत को समझते हैं और एक विकल्प निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रक्रिया में संबंध का निर्माण होता है। तालमेल का वास्तविक सार है अंतर को वैल्यू करना, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजियोलॉजिकल हो। जब हम अपने पर्सपेक्टिव का विस्तार करते हैं तो इससे दूसरे के मूल्यों में भिन्नता को महत्व दे पाते हैं। अन्योन्याश्रित स्थिति में फुल रहने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। अब एक इंसान को चुनें, उनके कितने अलग विचार हैं। 1 मिनट के लिए खुद को उनके स्थान पर रख कर देखें, सोचें और समझें कि उनको कैसा लग रहा है। तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब अगली बार जब आप उसी इंसान के साथ सहमत नहीं होंगे, उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे सहमत क्यों नहीं है।
जितना आप बेहतर आप समझेंगे उतना ही उनका और आपका मन भी बदलेगा। 7. नज़र को तेज करें। प्रभावी बनने के लिए हमें खुद को फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली और सोशली रूप से बदलना होता है। जब हम खुद को निरंतर परिवर्तन की अनुमति देते हैं तब जाके हम सारी आदतों को अच्छे तालमेल के साथ अभ्यास कर पाते हैं। आदत 7 बदलने पर फोकस करता है और नज़रों को तेज करने के लिए समय लेता है। ये सभी दूसरी आदतें से घिरी हुई है और अपनी सबसे बड़ी अशिष्ट को बताता है, वो है अपने आप को। यहाँ हमारे प्राकृतिक के 4 व्यायाम है और सबको रोज और संतुलित तरीके से अभ्यास करना ही चाहिए। शारीरिक आयाम शरीर के व्यायाम के लिए लगातार शारीरिक सुधार जरूरी है, जिससे हमारे काम करने की क्षमता के साथ साथ हम आनंद भी ले सकते हैं। खुद को शारीरिक रूप से बदलने के लिए हमें पहला अच्छा खान पान, दूसरा अच्छे से आराम करना और रिलैक्स रहना, तीसरा नियमित व्यायाम से खुद का धैर्य लेवल, लचीलापन और ताकत का निर्माण करना। आध्यात्मिक आयाम किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति को बदलने में जीवन के लीडरशिप प्रदान करे, जैसा ये हमारे वैल्यू सिस्टम के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाता है। खुद को आध्यात्मिक रूप से बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट, रोज ध्यान करना। सेकंड, प्रकृति के साथ बातें करना। तीसरा, खुद को अच्छा संगीत सुनने के लिए और अच्छे साहित्य में ज़्यादा शामिल करें। मानसिक आयाम अपनी मानसिक स्वास्थ्य को रिन्यू करने के लिए अपने दिमाग को लगातार बढ़ाना होता है और यही मुख्य लक्ष्य है। खुद को मानसिक रूप से बदलने के लिए हम ये कर सकते हैं। फर्स्ट, अच्छी किताबें पढ़ना। सेकंड, अपने पास खुद के विचार, अनुभव और अंतर्दृष्टि का जर्नल रखना चाहिए। थर्ड, टीवी उतना ही देखें जितना आपका जीवन और आपके मन पर अच्छा असर पड़े। टीवी सीमित रूप से देखना ही सही रहता है। सोशल और इमोशनल आयाम सामाजिक और भावनात्मक आयाम को बदलने से रिश्ते विकसित होते हैं। अपने आप में भावनात्मक नवीनीकरण करने के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरों लोगों की गहराई से समझना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अच्छे प्रोजेक्ट्स में देना चाहिए, जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलें ताकि आप दूसरों को सफल बनाने में मदद कर सको। जैसा कि हम बदलावों की बात कर रहे हैं, इन 4 व्यायामों में के साथ हमें दूसरों इंसानों में सकारात्मक चीज़ें देखनी चाहिए। हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर खुद को विश्वास के साथ देखें। उनको ध्यान से सुनना चाहिए और एक्टिविटली प्रोत्साहित करना चाहिए। नवीनीकरण और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार सुधार और विकास में मदद करता है। खुद को बदलने वाली गतिविधियाँ की लिस्ट बनाएं जिससे आपको मदद मिले। उन सभी 4 आयामों के साथ जो आपको बताए गए हैं, एक आयाम के साथ एक गतिविधि चुनें जो आपका साप्ताहिक लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। सप्ताह के अंत में आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में और सफलता दिलाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह किताब आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये मानता हूँ इन 7 आदतों को लागू करके आप जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं।
द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की समीक्षा। स्टीफन आर कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक परिवर्तनकारी सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की समीक्षा। स्टीफन आर कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक परिवर्तनकारी सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए टाइमलेस प्रिंसिपल्स प्रदान करती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कवे का अप्रोच सक्रिय व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। किताब पाठकों को सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कवे की 7 आदतें जैसे कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विथ द एंड इन माइंड एंड सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रणनीति प्रदान करते हैं। यह प्रभावशाली गाइड अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अस्थायी सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली